नमस्ते और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्ते। आज हम एक बहुत बड़ी परीक्षा की बात कर रहे हैं, सीटेट यानी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। लेकिन हम इसे सिर्फ एक परीक्षा के तौर पर नहीं देखेंगे। ये एक तरह का दरवाजा है, एक दरवाजा जिसके पार लाखों शिक्षकों का भविष्य है। और उनसे भी ज्यादा करोड़ों बच्चों की दुनिया। इस बातचीत के लिए हमारे पास दो बहुत ही ठोस स्रोत हैं। पहला तो है सीटेट 2026 का ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, जो हमें उस दरवाजे की चाबी के बारे में बताता है। बिल्कुल। और दूसरा स्रोत है एनसीईआरटी की एक हैंडबुक। ये विशेष जरूरतों वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा पर है। ये हमें दरवाजे के उस पार की दुनिया दिखाती है, मतलब असली क्लासरूम। हाँ, तो आज हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि भाई फॉर्म कैसे भरना है या परीक्षा में क्या ले जाना मना है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये नियम आखिर है क्यों, और इन नियमों से गुजरने वाले एक शिक्षक क्लासरूम की असल चुनौतियों के लिए कैसे तैयार होता है। ये सफर है एक तरह से मानकीकरण की दुनिया से व्यक्तिगत ध्यान की दुनिया तक का। चलिए तो फिर इस सफर को शुरू करते हैं। राइट। मेरा पहला सवाल तो यही है कि ये टेट या शिक्षक पात्रता परीक्षा, इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी? ये सवाल बहुत अच्छा है। देखिए, इसका मकसद किसी पुरानी व्यवस्था को गलत ठहराना नहीं था, बल्कि एक राष्ट्रीय मानक, एक नेशनल स्टैंडर्ड तय करना था। अच्छा। 2010 में जब एनसीटीई ने ये नोटिफिकेशन जारी किया, तो सोच यही थी कि पूरे देश में शिक्षकों की क्वालिटी का एक मिनिमम लेवल तो हो। और ये सिर्फ शिक्षकों के लिए नहीं था, जो टीचर ट्रेनिंग संस्थान थे उनके लिए भी एक बेंचमार्क बन गया कि उन्हें भी अपने स्टैंडर्ड सुधारने होंगे। बिल्कुल। और 2012 से तो ये सीबीएसई स्कूलों में पहली से 8वीं तक पढ़ाने के लिए अनिवार्य ही हो गया। तो ये एक तरह का क्वालिटी कंट्रोल है। ठीक है, समझ गया। तो अगर किसी को 8 फरवरी 2026 की परीक्षा देनी है, तो तैयारी तो आवेदन से ही शुरू हो जाती है। हाँ। मैंने बुलेटिन देखा और नियम काफी सख्त हैं। हाँ, जैसे पासवर्ड बनाने का ही नियम है। 8 से 13 अक्षर, एक अपर केस, एक लोअर केस, एक नंबर, एक स्पेशल कैरेक्टर। लगता है जैसे किसी न्यूक्लियर लॉन्च के कोड बना रहे हो। पहली नजर में ये ज्यादा लग सकता है, ये बात सही है। तो इतनी सख्ती क्यों? लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है परीक्षा की शुचिता, उसकी इंटेग्रिटी। हर साल लाखों लोग ये परीक्षा देते हैं। हाँ, संख्या तो बहुत बड़ी है। तो एक मजबूत पासवर्ड पॉलिसी ये पक्का करती है कि किसी का अकाउंट हैक ना हो, कोई फॉर्म में छेड़छाड़ न कर दे। ये डिजिटल सुरक्षा की पहली दीवार है। अच्छा, और यही बात शायद फोटो और सिग्नेचर पर भी लागू होती है? बिल्कुल, क्योंकि बुलेटिन में उनके साइज और डायमेंशन की बहुत बारीक डिटेल्स हैं। फोटो 3.5 सेंटीमीटर गुणा 4.5 सेंटीमीटर। ये सब याद रखना तो बहुत मुश्किल है। तो सुनने वालों के लिए सबसे जरूरी बात क्या है इसमें? सबसे जरूरी बात यह है कि इन निर्देशों को हल्के में न लिया जाए। आपको सेंटीमीटर याद रखने की जरूरत नहीं है, पर यह समझना जरूरी है कि सिस्टम को एक खास तरह का डेटा चाहिए। मतलब कंप्यूटर चाहिए, वो ही देना पड़ेगा। हाँ, अगर आपकी फोटो या सिग्नेचर का साइज या फॉर्मेट जरा भी अलग हुआ, तो सॉफ्टवेयर उसे रिजेक्ट कर देगा। ये कोई इंसान नहीं देख रहा, एक एल्गोरिदम चेक कर रहा है। तो फॉर्म भरने से पहले अपनी फाइलें तैयार रखें, नहीं तो महीनों की मेहनत पर पानी फिर सकता है। बिल्कुल। मतलब पहला सबक, अटेंशन टू डिटेल। अब आते हैं परीक्षा के दिन पर। यहां तो नियम और भी कड़े हैं। परीक्षा से 120 मिनट पहले रिपोर्ट करना। हाँ, 2 घंटे पहले। सुबह 9:30 और दोपहर 2:30 के बाद कोई एंट्री नहीं। और जो प्रतिबंधित चीजों की लिस्ट है वो तो कमाल है। काफी लंबी लिस्ट है। मोबाइल, घड़ी, पर्स, ये सब तो समझ आता है, पर सोने या नकली गहनों पर भी पाबंदी। ये कुछ ज्यादा नहीं लगता? ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं। देखिए, जो एजेंसी परीक्षा करा रही है उसका लक्ष्य होता है एक पूरी तरह से निष्पक्ष माहौल बनाना। ठीक है। वो किसी भी ऐसी संभावना को खत्म करना चाहते हैं जिससे नकल हो सके। और आज के समय में टेक्नोलॉजी इतनी छोटी हो गई है कि किसी लॉकेट या ब्रेसलेट में भी कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस छिपा हो सकता है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। इसीलिए वो एक 0 टॉलरेंस पॉलिसी अपनाते हैं। उनका तर्क सीधा है। क्या? कि कुछ घंटों के लिए गहने उतारने से किसी को नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर एक भी व्यक्ति नकल करने में कामयाब हो गया तो लाखों ईमानदार उम्मीदवारों के साथ अन्याय होगा। बिल्कुल। ये एक दिलचस्प नजरिया है। मतलब नियम परेशान करने के लिए नहीं, सिस्टम को बचाने के लिए हैं। और OMR शीट के बारे में भी खास निर्देश हैं। उसे मोड़ना मना है, सिर्फ नीला या काला बॉल पॉइंट पेन।
व्हाइटनर या इरेजर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक मिनट, व्हाइटनर क्यों नहीं? अगर गलती हो गई तो? क्योंकि OMR शीट को एक मशीन पढ़ती है, ऑप्टिकल स्कैनर। ये मशीन रोशनी के रिफ्लेक्शन पर काम करती है। अच्छा। जहां भी काला या नीला गहरा निशान होता है, मशीन उसे उत्तर मान लेती है। व्हाइटनर लगाने से या खुरचने से शीट की सतह खराब हो जाती है और स्कैनर उसे ठीक से पढ़ नहीं पाता। तो सही जवाब भी गलत हो सकता है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। नियम साफ है, एक बार जो जवाब दे दिया सो दे दिया। ये आपके आत्मविश्वास का भी टेस्ट है ना? तो ये तो हुई उस दरवाजे की बात जिसे CTET कहते हैं। नियमों की एक मजबूत चौखट है। हाँ, जिससे हर उम्मीदवार को गुजरना पड़ता है। और ये पूरी प्रक्रिया मानकीकरण पर, मतलब सबको एक ही पैमाने पर तौलने पर जोर देती है। लेकिन यहां से कहानी एक बिल्कुल अलग मोड़ लेती है। जैसे ही शिक्षक इस दरवाजे के पार यानी क्लासरूम में कदम रखता है, मानकीकरण की दुनिया पीछे छूट जाती है और हर बच्चे की अनोखी जरूरतों की दुनिया सामने आ जाती है। तो इन दो अलग-अलग दुनियाओं में एक शिक्षक संतुलन कैसे बनाता है? आपने इसे बहुत खूबसूरती से जोड़ा है। यही शिक्षक की असली चुनौती है। परीक्षा में सब एक समान है, पर क्लास में हर बच्चा अलग है। इसका फर्क समझाती है। हाँ, मैंने ये पढ़ा और ये बहुत ही एनलाइटनिंग था। इसे आसान शब्दों में कैसे समझाएंगे? देखिए, एकीकरण या इंटीग्रेशन का मतलब है कि आपने विशेष जरूरतों वाले बच्चे को अपने मौजूदा नॉर्मल क्लासरूम में जगह दे दी। सिस्टम वही है, बच्चा उसमें फिट होने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, तो एकीकरण हुआ जैसे किसी मेहमान के लिए हमने अपने घर में कहीं से एक एक्स्ट्रा कुर्सी लगा दी। बिल्कुल सही उदाहरण। जबकि समावेशन यानी इंक्लूजन का मतलब है कि आपने अपने घर का फर्नीचर ही ऐसा बनाया है कि कोई भी मेहमान आए वो आराम से रह सके। हाँ, किसी भी तरह की जरूरत वाला हो। आप बच्चे को सिस्टम में फिट नहीं कर रहे, बल्कि आप सिस्टम को ही इतना लचीला बना रहे हैं कि वो हर बच्चे की जरूरत पूरी कर सके। ये एक बुनियादी सोच का बदलाव है। बिल्कुल, एक दार्शनिक बदलाव है ये। ये बहुत बड़ा फर्क है। और हैंडबुक एक बहुत संवेदनशील मुद्दे को भी छूती है, बदमाशी या बुलिंग। उसमें लिखा है कि विशेष जरूरतों वाले बच्चे इसका शिकार होने की ज्यादा आशंका रखते हैं। ये क्यों होता है? ये एक दुखद सच्चाई है। बच्चे अक्सर उस चीज को निशाना बनाते हैं जो उन्हें अलग लगती है। और ये अलगाव बच्चे की शारीरिक बनावट हो सकती है, उसका बात करने का तरीका या सीखने की धीमी गति, कुछ भी हो सकता है। और जब दूसरे बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं तो इसका सीधा असर उसके आत्मविश्वास और आत्मसम्मान पर पड़ता है, जिसे हम सेल्फ कॉन्सेप्ट और सेल्फ एस्टीम कहते हैं। वो खुद को कमतर महसूस करने लगता है। यहीं पर शिक्षक की भूमिका सिर्फ पढ़ाने से कहीं ज्यादा बड़ी हो जाती है। एक सुरक्षित माहौल बनाना। हाँ, एक ऐसा सुरक्षित माहौल बनाना जहां अलग होना मजाक का नहीं, बल्कि विविधता का प्रतीक माना जाए। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर एक टीचर जिसके क्लास में 40-50 बच्चे हैं, वो असल में ये सब कैसे कर सकता है? ये तो बहुत बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, और यही इस हैंडबुक की सबसे अच्छी बात है। वो सिर्फ आदर्शों की बात नहीं करती, मतलब व्यवहारिक रणनीतियां भी बताती हैं। हाँ, ठोस और व्यवहारिक सुझाव देती है। चलिए कुछ विषयों के उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए आप गणित पढ़ा रहे हैं और आपकी क्लास में एक दृष्टिबाधित छात्र है। तो उसके लिए तो ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ सब बेकार है। सही कहा। तो हैंडबुक सुझाव देती है कि आप टेलर फ्रेम या अबेकस जैसे उपकरणों का इस्तेमाल करें, जिन्हें छूकर महसूस किया जा सके। बिल्कुल। या मान लीजिए आपको भिन्न फ्रैक्शंस का कॉन्सेप्ट सिखाना है। आप कागज की पट्टियों को मोड़कर उसे बहुत आसानी से समझा सकते हैं कि आधा क्या है और चौथाई क्या है। हाँ, और ये एक ऐसी तकनीक है जो दृष्टिबाधित बच्चे के लिए तो जरूरी है ही, पर बाकी क्लास के लिए भी सीखने की प्रक्रिया को मजेदार बना देती है। यही समावेशन है। यही समावेशन है। कमाल है। और सामाजिक विज्ञान जैसे विषय के लिए, जिसमें बहुत सारी तारीखें और घटनाएं होती हैं। हाँ, ये उन बच्चों के लिए मुश्किल हो सकता है जिन्हें याद रखने में कठिनाई होती है। तो संज्ञानात्मक कठिनाइयों वाले छात्रों के लिए हैंडबुक कहती है कि आप ग्राफिक आयोजकों का उपयोग करें। जैसे ऐतिहासिक घटनाओं को समझाने के लिए एक टाइमलाइन बना दी, या किसी साम्राज्य के ढांचे को समझाने के लिए एक माइंड मैप। ये जानकारी को एक विजुअल नक्शे की तरह दिखाता है, जिससे उसे समझना और याद रखना आसान हो जाता है। और विज्ञान या भाषा के बारे में क्या? विज्ञान में मान लीजिए एक श्रवण बाधित छात्र है। जब आप कोई प्रयोग कर रहे हो तो हैंडबुक एक बहुत सरल लेकिन असरदार तरीका बताती है। क्या है वो? आप बोलने और करने के बीच बारी बारी से काम करें। पहले कुछ समझाएं, फिर रुकें
और फिर प्रयोग करके दिखाएं। अच्छा, इससे छात्र होंठ पढ़कर भी समझ सकता है और प्रक्रिया को देखकर भी। बिल्कुल, उसे दोनों में से एक को चुनने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। और भाषा में खासकर उन बच्चों के लिए जिन्हें बौद्धिक अक्षमता है, अमूर्त विचार समझना मुश्किल होता है, तो कविताओं को सिर्फ पढ़ने की बजाय अभिनय के साथ पढ़ाएं। कठिन शब्दों के लिए चित्र या फ्लैश कार्ड का इस्तेमाल करें। और ईमानदारी जैसे अमूर्त विचार को किसी कहानी के ठोस उदाहरण से जोड़कर समझाएं। सही पकड़ा। ये सभी रणनीतियां सुनने में बहुत शक्तिशाली लगती हैं, लेकिन मैं फिर से उसी सवाल पर आता हूं। एक शिक्षक पर सिलेबस पूरा करने का दबाव है, 40-50 बच्चों की क्लास है। क्या ये सब असल में संभव है? ये सबसे जरूरी सवाल है और इसका जवाब आसान नहीं है। हैंडबुक ये दावा नहीं करती कि ये आसान है, लेकिन वो ये कहती है कि समावेशन कोई ऑल और नथिंग चीज नहीं है। मतलब? ये एक मानसिकता है, एक यात्रा है। शायद एक शिक्षक हर बच्चे के लिए हर दिन ये सब कुछ ना कर पाए, लेकिन अगर वो इन तरीकों के बारे में जानता है और हर हफ्ते कुछ छोटे छोटे बदलाव करने की कोशिश भी करता है, जैसे किसी एक पार्ट के लिए माइंड मैप बना लेना, या किसी एक बच्चे को अबेकस पर काम करने के लिए प्रोत्साहित करना, तो भी एक बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। ये एक स्विच ऑन करने जैसा नहीं है, ये एक डिमर की तरह है जिसे आप धीरे धीरे बढ़ाते हैं। तो इन दोनों स्रोतों को एक साथ देखने पर हमें क्या बड़ी तस्वीर दिखती है? इसका कुल मिलाकर क्या मतलब निकलता है? बड़ी तस्वीर ये है कि एक अच्छा शिक्षक बनने की यात्रा विरोधाभासों से भरी है। सीटीईटी जैसी परीक्षा आपसे नियमों का पालन, सटीकता और मानकीकृत प्रदर्शन की मांग करती है। एक तरह की एकरूपता। हाँ, लेकिन एक सफल क्लासरूम आपसे लचीलापन, सहानुभूति और हर बच्चे को उसकी विशिष्टता में समझने की मांग करता है। तो सीटीईटी सिर्फ एक शुरुआती बिंदु है, एक लाइसेंस। बिल्कुल, असली काम क्लासरूम के अंदर होता है, जहां हर बच्चे की क्षमता को पहचानना और उसे सीखने के अवसर देना ही एक शिक्षक की सफलता है। ये सिर्फ सिलेबस पूरा करने से कहीं ज्यादा है। यह एक ऐसा समावेशी माहौल बनाने के बारे में है जहां हर बच्चा महत्वपूर्ण महसूस करे। ये हमें एक बहुत ही गहरे विचार के साथ छोड़ जाता है। क्या एक ऐसी परीक्षा प्रणाली जो मानकीय चरण पर इतनी निर्भर है, वास्तव में ऐसे शिक्षक तैयार कर सकती है जो व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संभालने में माहिर हों? ये एक बड़ा सवाल है। शायद एक महान शिक्षक की पहचान सिर्फ इस बात से नहीं होती कि वह क्या पढ़ाता है, बल्कि इस बात से होती है कि वह नियमों की सख्त दुनिया और मानवीय जरूरतों की नरम दुनिया के बीच पुल कैसे बनाता है। और शायद यही वो पुल है जिस पर चलकर हमारे बच्चे अपना भविष्य तय करते हैं।